अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। ज़कात के मसाइल के सिलसिले में चंद सवालात यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसके जवाबात मैं अभी दे दूँगा और इससे आप हज़रात को भी बहुत सारे मसाइल मालूम हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ज़कात फ़र्ज़ किस पर है? तो इसका जवाब ये है कि ज़कात हर आज़ाद मुसलमान आक़िल और बालिग़ पर फ़र्ज़ है। यानी अगर कोई पागल है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह कोई नाबालिग़ है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और ज़कात के वाजिब होने की 5 शर्तें हैं, जिसमें से एक ये है कि माल निसाब के बक़द्र हो, और माल क़र्ज़ से खाली हो, और माल नामी हो, यानी बढ़ने वाला माल, जैसे सोना चांदी है ये बढ़ता रहता है, और इसी तरह माल तिजारत ये भी बढ़ता रहता है, तो ये हुआ माल नामी, और उस माल पर कब्ज़ा हो। तो ये शराइत अगर पाई जाती हैं तो उस माल पर ज़कात वाजिब होती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि ज़कात कब वाजिब होती है? तो ज़कात जो वाजिब होती है वो एक क़मरी साल गुज़रना चाहिए। निसाब के बक़द्र जितना भी आपके पास ज़ेवर है या माल तिजारत है या नक़द रक़म है, तो उस पर साल गुज़रना चाहिए। देखिए, ज़कात जो वाजिब होती है वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 है सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माल तिजारत, और नंबर 4 नक़द रक़म यानी कैश। ये चारों चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर ज़कात वाजिब नहीं होती। और एक सवाल इसमें यह है कि किसी के पास निसाब के बक़द्र माल तो था पहली तारीख़ को, यानी जब वो साहिब निसाब हुए तो उस वक़्त उनके पास माल था, लेकिन दरमियानी साल में घट गया और आखिरी साल में माल आ गया। तो इसकी तफ़सील ये है कि आप जिस तारीख़ को साहिब निसाब बने हैं, तो उस तारीख़ से अगले क़मरी तारीख़ तक का आप हिसाब लगाएँ। उस साल से बराबर अगली तारीख़ को जो तारीख़ आएगी, उस तारीख़ को आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, उस तारीख़ को आपको ज़कात निकालना है। मसलन पहले रमज़ान को आप साहिब निसाब हो गए, तो अगले साल पहले रमज़ान को आप ज़कात निकालेंगे, उस तारीख़ पर आप पर ज़कात वाजिब हो गई है। लेकिन इस दौरान दरमियाने साल कुछ माल कम होता है, निसाब की जो मिक़दार है वो कम होती है, लेकिन फिर जब वो तारीख़ आती है जिस तारीख़ को आप ज़कात निकालेंगे, उस तारीख़ को फिर निसाब के बक़द्र माल आ जाता है, तो साल पूरा हो गया और आप पर ज़कात वाजिब हो गई। इसी तरह दरमियाने साल माल बढ़ गया था, लेकिन जिस तारीख़ को आप ज़कात निकालने वाले थे उस तारीख़ को देखा जाएगा कि उस तारीख़ को माल कितना है। ये नहीं देखा जाएगा कि दरमियाने साल माल कम हुआ या ज़्यादा हुआ, ये नहीं देखा जाएगा। सिर्फ़ जिस तारीख़ को आप ज़कात निकाल रहे हैं उसी तारीख़ का एतबार होगा। उस तारीख़ को आपके पास जितना माल होगा उस माल का 40वां हिस्सा या 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। इसी तरह एक सवाल ये है कि सोने का निसाब कितना है, चांदी का कितना है, और सोना चांदी दोनों अगर कम हो तो ज़कात किस तरह निकालें? देखिए, सोने का जो निसाब है 7.5 तोला सोना, और चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है। अब किसी के पास सोना भी कम है, चांदी भी कम है, तो इस सूरत में इन दोनों को मिलाया जाएगा, और इन दोनों को मिलाने पर अगर इसकी मालियत निसाब के बक़द्र बनती है तो उसकी भी ज़कात निकाली जाएगी। और इसी तरह अगर किसी के पास पैसा है, चांदी है और नक़द रक़म है, सोना नहीं है, तो इस सूरत में देखा जाएगा कि चांदी के एतबार से वो निसाब के बक़द्र उसकी मालियत हो रही है या नहीं हो रही है। अगर निसाब के बक़द्र उसकी मालियत हो रही है तो चांदी और नक़द रक़म को मिलाकर जो भी मालियत बन रही है उसका 2.5% बतौर ज़कात निकाला जाएगा। एक क़मरी साल गुज़रना उसके लिए शर्त है। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, हज के लिए रखे हुए पैसे, इसी तरह शादी के लिए या घर बनाने के लिए कुछ लोग पैसे रखते हैं, तो क्या इस रकम पर ज़कात है? जी हाँ, बहुत सारे लोग हज के लिए रकम रखते हैं बैंक अकाउंट में, और इसी तरह घर बनाने के लिए भी लोग अकाउंट्स में रकम रखते हैं, और इसी तरह शादी के लिए लोग रकम रखते हैं। तो इन रखी हुई रकूम पर जब साल गुज़र जाएगा तो इन रकूम पर ज़कात वाजिब होती है। हर साल जब भी आप जिस तारीख़ को ज़कात निकालेंगे तो इन रकूमात को जो हज के लिए, शादी के लिए या घर बनाने के लिए आपने बैंक में रखी हुई है, उन रकूमात पर भी ज़कात वाजिब होती है। ख़रीदे हुए शेयर्स पर ज़कात निकाल सकते हैं? जी हाँ, ख़रीदे हुए शेयर्स जो आप ख़रीद कर रखे हुए हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं, तो उस शेयर्स की जो रकम बनती है, मौजूदा रकम, ये नहीं कि जिस वक्त आपने शेयर ख़रीदा था उस वक्त उसकी जो रकम थी उसका एतबार नहीं, बल्कि अब जो मौजूदा उसकी रकम होगी
उस रकम के एतबार से उसे भी ज़कात निकालते वक्त शामिल किया जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस में जमा शुदा रकम पर ज़कात निकाल सकते हैं। जी हाँ, इंश्योरेंस जैसे कि कारोबार के लिए लोग इंश्योरेंस में रकम लगाते हैं हर महीना, तो इस सूरत में ये ज़रूरी नहीं है कि वो रकम उन्हें मिले, नहीं मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, कोई यकीन नहीं है कि वो रकम उन्हें मिल ही जाए। तो ऐसी रकम पर ज़कात नहीं है, जो यानी इंश्योरेंस के लिए जो दी गई है रकम, उस रकम पर ज़कात नहीं है। लेकिन बाज़ लोग जिन्हें मालूम नहीं होता, वो हज़रात लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, तो लाइफ इंश्योरेंस में रकम मिलने का पुख्ता यकीन होता है। तो जब भी वो रकम मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस की, उस रकम पर, उस रकम के हासिल होने के बाद ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस पहले तो कराना नहीं चाहिए, ये हराम है। और अगर करा भी लिए हैं तो जब आपको रकम मिलेगी उसकी, तो जितनी ज़ायद रकम मिलेगी, उस ज़ायद रकम को बिला नियत सवाब गरीबों में तकसीम कर दें। सिर्फ वो रकम जो आपने जमा की थी, असल रकम, उस रकम पर ज़कात वाजिब होगी। दूध का कारोबार करने वाले भैंसें पालते हैं, तो क्या इन भैंसों पर भी ज़कात है? जी नहीं है। जो हज़रात दूध का कारोबार करते हैं डेयरी फार्म का, तो ये हज़रात भैंसें पालते हैं जो बहुत कीमती होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, लेकिन कारोबार उनका जो होता है वो दूध का होता है। तो इस सिलसिले में दूध से जो आमदनी हासिल हो रही है, उस आमदनी पर ज़कात वाजिब होगी। उस आमदनी के 40वें हिस्से पर या 2.5% पर ज़कात वाजिब होगी। और उन भैंसों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि वो भैंसें बराए इस्तेमाल हैं, न कि बराए फ़रोख्त हैं। और पोल्ट्री फार्म की ज़कात किस तरह निकाली जाएगी? पोल्ट्री फार्म जो लोग मुर्गी का कारोबार करते हैं, उसमें 2 किस्म के कारोबार हैं। कुछ लोग अंडों का कारोबार करते हैं और कुछ लोग कंपनी से चूज़े खरीदते हैं और 4-5 हफ्ते के बाद वो चूज़ा बड़ा होता है, उस बड़े हुए चूज़े को फ़रोख्त करते हैं, चिकन को। तो इस सिलसिले में तफ़सील ये है कि अगर आप अंडों का कारोबार करते हैं, तो आपके पोल्ट्री फार्म में जितनी मुर्गियाँ होंगी, उन मुर्गियों पर ज़कात नहीं होगी, सिर्फ़ अंडों पर ज़कात होगी। और अगर आप अ, चूज़ों का कारोबार करते हैं, मुर्गियाँ बेचने का कारोबार करते हैं, तो जिस तारीख़ को आप ज़कात निकालने वाले हैं, उस तारीख़ को आपके पोल्ट्री फार्म में जितनी मुर्गियाँ हैं, आप काउंट करें, उन मुर्गियों का की जो रकम बन रही है, उसका 2.5% आप ज़कात निकालेंगे। इसी तरह हेवी डिपॉज़िट पर ज़कात किस तरह निकालेंगे और कौन निकालेंगे? देखिए, हेवी डिपॉज़िट बसा औक़ात जो हज़रात बड़े कारोबार करते हैं, जैसे बड़ी होटलें वग़ैरह चलाते हैं, ये हज़रात हेवी डिपॉज़िट देकर अ, दुकान पर या होटल पर कब्ज़ा हासिल कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में तफ़सील ये है कि जो रक़म उन्होंने मालिक मकान को दी है, तो वो रक़म तो उसके पास बतौर ज़मानत है, तो वो उस पर ज़कात नहीं है, मालिक मकान पर उस रक़म की ज़कात नहीं है। इसी तरह आपने चूँकि वो रक़म अपने कब्ज़े में नहीं रखी बल्कि मालिक मकान को दे दी है, तो आप पर भी उस रक़म की ज़कात नहीं है। लेकिन जब वो रक़म आपको वापस मिलेगी, जब कभी आप उसकी जगह खाली करेंगे, उस मकान को छोड़ेंगे, उस तिजारती दुकान को छोड़ेंगे, तो जब आपको रक़म मिलेगी, तो उस वक़्त उस रक़म पर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। और बल्कि आप उस रक़म के हासिल होने के बाद गुज़िश्ता सालों की, पिछले सालों की ज़कात भी आपको मिलाकर निकालना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह के माल में ज़कात नहीं है? देखिए, 2 तरह के माल पर ज़कात नहीं है। ये बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। एक वो माल जो आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह वो माल जो आप किराए पर छोड़ते हैं और उससे किराए हासिल करके उससे अपना गुज़र-बसर करते हैं। तो इस किराए पर दी जाने वाले सामान, मकान, दुकान पर भी ज़कात नहीं है। इस्तेमाल में आने वाले मकान, सामान, दुकान पर भी ज़कात नहीं है। ट्रैवल्स में काम करने वाले, ट्रैवल्स चलाने वाले अपनी गाड़ियों की ज़कात निकाल सकते हैं? जी नहीं। जो हज़रात ट्रैवल्स का कारोबार करते हैं, जैसे उनके पास मिनी बस होती है, जीप होती है, कार होती हैं, तो ये हज़रात अपनी गाड़ियों की ज़कात नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये गाड़ियाँ किराए पर चढ़ी हुई हैं, ना कि बेचने के लिए। अगर ये बेचने के लिए होती तब इन पर ज़कात होती, चूँकि ये किराए पर चढ़ी हुई हैं, तो इन गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता इनसे आमदनी जो हासिल हो रही है, उस आमदनी पर साल गुज़र जाए, तब उस पर ज़कात वाजिब होगी। बैंक लोन लॉन्ग टर्म लिए जाते हैं, बड़े लोन लिए जाते हैं, उनकी ज़कात कैसे निकाली जाए? बाज़ वक़्त बड़े व्यापारी बहुत बड़ी-बड़ी रकूमात बैंकों से लेते हैं, तो इस सिलसिले में तफ़सील ये है कि जिस साल वो ज़कात निकाल रहे हैं, उस साल बैंकों की जितनी इंस्टॉलमेंट उन्हें निकालना है, उससे अलग कर लें असल रकम से।
اب اس کے بعد جو رقم ان کے پاس باقی ہے اس رقم کی وہ زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ اگر کسی نے قرض دیا لیکن قرض ملنے کی امید نہیں ہے تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہے؟ جی نہیں، جو رقم آپ نے قرض بطور قرض کسی کو دی ہے اور اس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ رقم آپ کو مل گئی، امید تو نہیں تھی لیکن 4-5 سال کے بعد وہ رقم مل گئی تو اس صورت میں اسی سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس رقم پر واجب نہیں ہوگی۔ اور پی ایف کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ پی ایف کی رقم پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ رقم آپ کے قبضے میں آئے گی۔ جب تک وہ رقم آپ کے قبضے میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ البتہ بعض وقت پی ایف کی رقم پر آپ کا اختیار ہوتا ہے، جب چاہے آپ کچھ رقم اس میں سے نکال سکتے ہیں، تو جتنی رقم پر آپ کا اختیار ہے ہر سال اس رقم کو بھی زکوٰۃ نکالتے وقت شامل کر لیا کریں۔ اگر گم شدہ مال مل جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر کسی کا مال تھا جو نصاب سے زائد تھا، وہ گم گیا اور 2-4 سال کے بعد وہ مال مل گیا تو اس مال کی زکوٰۃ اسی سال واجب ہوگی جس سال وہ مال ملا۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس مال پر واجب نہیں ہوگی۔ مال تجارت میں قیمت کے فروخت کا اعتبار ہے یا قیمت خرید کا؟ دیکھیے، جو مال آپ خریدے ہیں اور وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، خریدے ہیں کم ریٹ میں، اور اسے آپ جب بیچیں گے تو ظاہر ہے کچھ نفع لگا کر بیچیں گے، تو اس سلسلے میں اس کی زکوٰۃ جب نکالیں گے تو قیمت فروخت کا اعتبار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ کسی نے پلاٹ خریدا اور اس کا پلاٹ خریدنے کے وقت کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے بیچے گا یا اس پر گھر بنائے گا، کوئی پختہ ارادہ نہیں ہے، بس ایسے ہی پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ خرید لیا کسی نے، تو ایسے پلاٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ پلاٹس جو آپ خریدے ہی اس نیت سے ہیں کہ اسے آپ آگے ریٹ اچھا آنے پر بیچ دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا ارادہ نہیں سوائے بیچنے کے، تو ایسا پلاٹ مال تجارت میں آتا ہے، ایسے پلاٹ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور کچھ لوگ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ ایسے حضرات بہت سارے پلاٹس خرید کر رکھتے ہیں، تو ایسے تمام پلاٹس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ ان پر ایک قمری سال گزر جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور تفصیل یہ ہے کہ کسی نے ایک پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے ارادے سے، لیکن بعد میں اس نے خود ہی اس پر گھر بنا کر اپنے استعمال میں لا لیا، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ باقی کچھ تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اگر آپ حضرات کو کچھ سوالات زکوٰۃ کے تعلق سے کرنا ہو تو کمنٹ میں ضرور سوال کریں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش، اطمینان بخش مدلل جواب دیا جائے گا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔